कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के बारे में हम सब जानते हैं। आप बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने शिक्षा ग्रहण की, आईआईटी दिल्ली में पीएचडी की डिग्री हासिल की, विद्यार्थी परिषद के आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे और आप कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हैं। मैं आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर, मान्यवर कुलपति महोदय, मेरे पुराने मित्र भाई अमोक जी, प्रसन्न जी और यहाँ बैठे हुए कई लोग जिनको बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। अब कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है, ऐसा शायद सबकी राय होगी। मैंने प्रभात जी को कहा था कि आप बोलिए, इसलिए कहा था कि उनका रिश्ता ग्वालियर का है, मेरा रिश्ता शायद लंबा रहा है लेकिन दिल्ली वाला है, बहुत फर्क। घर का रिश्ता और दिल्ली का रिश्ते में बहुत फर्क। मेरी पहली मुलाकात 71 में हुई थी, 50 साल पहले। छोटा था मैं, एमटेक की पढ़ाई कर रहा था और विश्वविद्यालय में हमारा कुछ झंझट का झगड़ा था। हम राष्ट्रपति को भी मैं मिलने गया था और अटल जी को इसलिए मिलने गया था कि विश्वविद्यालय के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा ठीक से होनी चाहिए। तो 71 की मुलाकात और फिर तो कितनी बार याद करना मुश्किल है। मेरा सौभाग्य रहा कि उनसे बहुत नज़दीक से मुझे सीखने का, काम करने का मौका मिला। अलग ढंग के थे वो, ये तो कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, मोरारजी भाई से लेके नरसिम्हा राव के यहाँ उठना बैठना था, मनमोहन सिंह जी के भी घर पहुँच जाता था, मोदी जी तो अपने ही हैं, साथ के ही काफी लोगों से मिला मिला। फर्क तो था। मुझे याद है कि एक बार मैं उनके यहाँ से मिलकर आया, बैठ के आया और फिर घर आते ही मैंने देखा कि कमाल एक साथ दिखा। मेरे साथ बातचीत कुछ लंबी खिंच गई थी। बाहर रिजर्व बैंक के गवर्नर वेट कर रहे थे, विमल जालान थे उस समय, लेकिन वो बातचीत में इतने डूबे से हुए थे, बातचीत का हमारा सिलसिला चलता रहा। और वो पकौड़े और मकोड़े के बिना तो अटल जी के साथ कोई मीटिंग होती नहीं थी। खाने के भी शौकीन थे, खिलाने के भी शौकीन थे। कुछ मामला ऐसे था, मैंने इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, मंत्री को हटाया, मंत्री का इस्तीफा ले लिया और मुझे कहा कि करना है। ऐसी मीटिंग लंबी चल जाती है कई बार और वो बार बार रिमाइंडर आ रहा था उनके स्टाफ का कि बाहर आरबीआई गवर्नर बैठे हुए। नहीं, ये नहीं कह रहे थे लोग कि बैठे, ये कहते थोड़ा सा ब्रीफिंग है उसके पहले आपकी। नेचुरली आरबीआई से डिस्कशन करना है तो उसके पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कशन के रहते हैं, तैयारी के रहते हैं। फिर भी बातचीत चल रही थी। मैं वापस लौटा अपने निवास पर और मैंने देखा कि उसके ठीक पहले हिमाचल के सीएम मिलकर गए थे, 2 महीने हिमाचल के सीएम मिलकर गए थे। और सीएम इसलिए मिलने गए थे कि हिमाचल में बादल फटने की बहुत दर्दनाक घटना हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। मैंने कहा उससे पहले वो बादल फटने की डिस्कशन कर रहे थे, मेरे साथ एक और विषय में उलझे हुए थे और आरबीआई गवर्नर बाहर वेट कर रहे हैं, उसके पहले ब्रीफिंग भी है।
फिर भी इतना आराम से, इतना शांति से, इतना, मतलब मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल था कि इतना बैलेंस बनाए रखना बहुत गहराई थी। और देश को पूरा समझते थे। प्रभात जी ने कई बार कई ढंग से उल्लेख किया है, देश की नब्ज पर उनकी पकड़ थी। पार्टी वगैरह तो ठीक है, आती जाती है, लेकिन देश के बारे में इतना गहराई में, इतना विस्तार में सोचना, ये अटल जी की खूबी थी। मैं घंटों बोल सकता हूँ, मेरा बहुत बार, अनेक बार अलग अलग कामों से मिलना होता था, और खासकर रोजगार के सवाल पर मैं उनसे झगड़ता भी था। शुरू में मैंने बहुत नाराजगी वाली चिट्ठी लिखी कि पार्टी का मैनिफेस्टो ये था, अडवाणी जी घूम रहे थे फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम चार्टर का फर्स्ट पॉइंट था फ्रीडम फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। पार्टी का मैनिफेस्टो और बाद में एनडीए का मैनिफेस्टो, एजेंडा फॉर गवर्नेंस, उसमें था कि अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्ति। और जब प्लानिंग कमीशन को उन्होंने डायरेक्शन दिया, मैंने सुना, उसमें पता नहीं क्या क्या आ गया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जरूरी है आजकल, और भी आना चाहिए। कई बातों पर प्लान को रिवीजन था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसमें कहीं था ही, तो मेरा नाराज होना, झगड़ना नेचुरल था। तो इस विषय से मेरा लंबा रिश्ता था, विद्यार्थी परिषद के दिनों का भी रिश्ता था, और बाद में इसी विषय पर अध्ययन करते करते मैं आईआईटी कैंपस छोड़ के झारखंड चला गया था कि वहाँ इतने रिसोर्सेज के बाद भी इतनी गरीबी और इतनी बेरोजगारी क्यों है। झारखंड जैसे रिसोर्सेज, देश के उस हिस्से के रिसोर्सेज कहाँ है? दुनिया में बहुत कम देश हैं, बहुत कम देश हैं जहाँ पर ये रिसोर्सेज है। मुझे आपसे थोड़ा बातचीत का मैं कुछ मिनट लूँगा, आपका अगर ख्याल ये बना रहेगा। वैसे तो आजकल इतने लोग बहुत कम मिलते हैं, तो कभी महोदय इतने लोग एक साथ इतना देर तक बैठे हुए, मुझे तो याद करना पड़ेगा कि कहाँ मिले हैं। पिछले दिनों में तो ऐसा हो गया है, और मैं बीच में, आप आश्चर्य करोगे, ये महामारी का चक्र कोई पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है। मैं कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में था, मेरा बेटा वहां था, तो मैं मिलने चला गया था, और लॉकडाउन में फंस गया था। फ्लाइट 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, तीसरी बार जोर जुगाड़ से मैं वापस आया दुनिया में। वहां मैंने एक पुस्तक पढ़ी, वो पुस्तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री के बारे में थी। पिछले 10-12 हज़ार वर्षों का पूरा एक ट्रैक था कि माइग्रेशंस कैसे हुए हैं, और कैसे ये राज्य बने हैं, बिगड़े हैं, क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज वन प्लेस जहाँ के एबोरिजिन्स को, जहाँ के मूल निवासी हैं, उनको बिल्कुल आइसोलेट करके, अब तो बेचारे हजार घर से हो गए, वो म्यूजियम टाइप पीस हो गए, अपने आप को मेन स्ट्रीम में ही निकल गए। तो वो किताब कह रही थी कि दुनिया में ये जो माइग्रेशंस हुए, उसी के साथ साथ ये वायरसेस, उसकी किताब का नाम ही है स्टील गन्स एंड जर्म्स, स्टील गन्स एंड जर्म्स। इसी पर पूरा थीसिस, अच्छी खासी थी, एक के बाद दूसरी किताब है उसकी, जैरेट की, अच्छी किताब है। पता नहीं, शायद आप कहीं देखेंगे तो गूगल सर्च में आपको मिल जाएगा। स्टील गम्स एंड जर्म्स, ये जो वायरसेस फ्लो करते हैं इधर से उधर, ये इतनी नई बीमारियां खड़ी करते हैं कि नया समाज, कोई दूसरा समाज उससे सामना नहीं कर पाता। अब क्या ये चला वुहान से मैनमेड है या बायोलॉजिकल है, क्या है, अभी तो आगे की रिसर्च बताएगी अपने आप में। लेकिन ये पुराना चक्र है, और इस चक्र में लाखों, कहना थोड़ा छोटा हो जाएगा, करोड़ों लोग मरे। ये पिछले इतिहास के चक्र में होता है। इसलिए हम लोग चौंक रहे होंगे जो बहुत आराम से जी रहे थे, हमारे लाइफ स्टाइल में ये पहली बार आया लॉकडाउन वगैरह, हम लोगों ने सुना, और सब बंद हो गए, और कहीं नहीं जाना है। और पहले जानवर देखते थे, छिपा लगा के घूमते थे, आजकल हम लोग ये मास्क के चक्कर में आ गए। पहले तो यही देखा था ना, गाँव वगैरह में बांध देते थे ताकि दूसरे के खेत में जाके वो ना चले। आजकल ये है कि दूसरों से बचे रहो, सबसे बचे रहो, पड़ोसी से बचो, घर में भी बचो, हमेशा लगा के रखो।
लेकिन हमारे जैसे लोग हैं लगता है भी थोड़ा घुटना सा लगता है और बहुत कंफर्टेबल तो नहीं लगता अपने आप में। एनीवे इस बात को मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन आप बैठे हैं तो मैं जिक्र कर रहा था रोजगार वाले विषय, थोड़ा सा करता हूँ बात को यही समेटूंगा, नहीं तो जैसा प्रभात जी की स्थिति है मेरी भी स्थिति है, घंटों हम लोग बोल सकते हैं, रामदेव जी थक जाएंगे। आपके विश्वविद्यालय में अगर आपका रिकॉर्डिंग का सिस्टम होगा तो हमारे पास काफ़ी खजाना है हमारे पास। मैंने कड़ी सी चिट्ठी लिखी कि ये आपने प्लानिंग कमीशन को प्लान रिविजन के लिए किया है, ये उसमें ये क्यों नहीं, ये आपने नया, मैं समझ गया था कि ब्यूरोक्रेट्स का नोट है, उस नोट को उन्होंने भेज दिया। कई बार करना पड़ता है जल्दीबाजी में, और अल्टीमेटली नोट्स तो वही बनाते हैं, ये तो नोट नहीं बनाते, ये तो नीचे एक दो कुछ शब्द लिख देते हैं, उसको अप्रूव करता है, बोल देते हैं, रिवाइज हो जाता है, नोट्स तो वही है। तो मैं सोचता था कि नोट कहाँ से आया होगा, मुझे मालूम था उनके यहाँ का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, सेटअप क्या है, इसलिए मैं अटैक कर रहा था ब्यूरोक्रेसी। लेकिन कहना तो नहीं पड़ेगा, आपने डायरेक्शन दिया, क्योंकि डायरेक्शन तो पीएम का ही था, अदरवाइज प्लानिंग कमीशन को डायरेक्शन वो चेयरमैन सुरेश जसवंत सिंह थे, उनको डायरेक्शन ऐसा क्यों जाएगा अपने हाथ में। मुझे याद आता है उन्होंने बुलाया, करने की बात बुलाया, करना क्या है मैं क्या बताऊँ आप तो कैबिनेट में आप क्या डिसीजन लेते हैं। मैंने कहा एक मौका आ रहा है, आप सुधार सकते हैं चाहे तो। 15 अगस्त को आपका भाषण होगा, एक बार लाल किले से बोलिए कि ये बेरोजगारी का संकट सरकार की पहली लिस्ट में है, इस पर सरकार कुछ विशेष प्रयास करेगी। बोलो लिखो नोट्स बन रहे थे। मैंने कहा स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी और मुझे अटल जी की दाद देनी होगी कि जो 2-3-4 वाक्य 2-4 पहले थे, लेकिन उसमें से जो वाक्य पकड़ में थे लेके उन्होंने दोहराया, लेकिन बाद में फिर गड़बड़ हो गई। लाल किले से तो हो गया टास्क फोर्स, उसमें प्रभात जी फिर घपला हो गया। मुझे रणधीर सिंह का फोन आया, तो मैं बैठा हुआ था कि आपसे कोई डिस्कस करना है, कुछ आपने नोट दिया है। मैंने कहा इसके लिए तो मैं दिया रहता हूँ। नहीं आप कब आ रहे हैं? नेक्स्ट डे पहुँच गए सिंह सेक्रेटरी तो पीएम और ये इकोनॉमिक अफेयर से वही नहीं था। क्या करना है, कैसा करना है, इधर की बातें होती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे पास प्लानिंग कमीशन से फोन आया कि टास्क फोर्स बन रही है और आपको उसका मेंबर बनना है। मेंबर तो बनना है, क्या टास्क फोर्स है, क्या है, मुझे बताओ तो सही। मैंने हाँ ना तो तब करूँगा। देखा कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता बन रही है। तो मोन्टेक बहुत लायक आदमी है, अभी है, भगवान करे 100 साल जिए, ये काम उनके बस का नहीं था। ये काम छोड़कर बाकी वो 10 काम कर सकते। इंडो यूएस कोऑपरेशन करना हो, कॉर्पोरेट्स को एंगेज करना हो, ग्रोथ वगैरह की बातें करना हो, दैट वाज मोन्टेक्स, नॉट द एम्प्लॉयमेंट एक्शन। ऑब्वियसली फिर ऑब्जेक्शन मैंने कहा तो फिर घपला हो गया। और वो हुआ कि उसने अपना काम धीरे धीरे किया, मैंने तो मेंबर बनने से मना कर दिया। मुझे मेंबर का है, मैंने जब मंगाया कागज तो देखा तो उसमें दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम। दत्तोपंत ठेंगड़ी मोन्टेक सिंह की अध्यक्षता में काम करेंगे। मैंने तुरंत तो खत्म किया। मैंने कहा मैं तो ये देख रहा हूँ मोन्टेक की अध्यक्षता में दत्तोपंत का, ये है ब्यूरोक्रेसी। जो अटल जी और क्या मोदी जी का नाम लेना ठीक नहीं है, बुरा बन जाएगा। सब प्रधानमंत्रियों को होना चाहिए। काम ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, मीटिंग ये हो रहा है। फिर दोबारा जीत कर आ गई तो फिर मैंने कहा ये गलत किया हुआ है, उसको सुधारना चाहिए, सचमुच खुद करना। तो फिर आया जवाब आया, ये फिर मोन्टेक सिंह की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जैसी आने की वैसी है, गड़बड़। हम लोगों ने सोचा कि क्या करें होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सरकार के भीतर भी था, थोड़ा बहुत मेरी हैसियत कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ तो था।
इसलिए खुलकर मोर्चा भी नहीं ले सकते थे, फिर अटल जी के खिलाफ मोर्चा कहाँ से लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये हुआ, तय किया हम लोगों ने, रास्ता निकला और फिर मॉन्टेग की रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए दूसरी रिपोर्ट कमेटी बनी, जिसमें मैं भी पहले मैंने ना किया था, नहीं बोलूँगा अध्यक्षता में काम करें, ऐसा समूह नहीं हुआ, समूह में काम करें। दूसरी बनी उसके हमारे कहने से बनी थी, उससे सदस्य बने और मॉन्टेग की रिपोर्ट की हमने धज्जियाँ उड़ाई और हमने एक नई रिपोर्ट दिया, 100 मिलियन जॉब्स का एक खाका सरकार के सामने रखा। लेकिन अब ये इतना विस्तार से कई मिनट मैंने इससे लिया कि अटल जी के साथ बात हो सकती है, बात हो सकती, सुनते थे, समझते थे, करते। मैं मिला ब्रजेश मिश्रा जी को उस समय, मैंने कहा थोड़ा मैसेज जाना चाहिए कि सरकार कंसर्न है, खाली कहने से बात नहीं बनेगी। तो मैं गया कि हमने थोड़ा झारखंड के बारे में एक्सरसाइज किया हुआ है, थोड़ा माधव से कुछ कर लिया है, मैंने कहा उसको अटल जी वहाँ रिलीज करें, उस पर करें सर। तो मैंने अटल जी से मिले, चलना है क्या? जी चलना चलेगा। मैंने कहा रांची नहीं, फिर आप गाँव में चलिएगा। मैं बिशनपुर एक गाँव था, मैं जहाँ मेरा बेस था, वहाँ मैं रहता था। बिशनपुर आप चलेंगे तब मैसेज आएगा, रांची से नहीं आएगा। रांची के टाउन हॉल में आप बोल देंगे तो उससे तो कोई खास बात नहीं। गाँव चलना है क्या? क्या करूँगा? मैंने सुझाव दिया उनको, वो सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा, नहीं तो फिर वही घंटों वाली बात हो जाएगी। मैंने कहा हमारे यहाँ तो आपके सामने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आप थोड़ा उनका हौसला बढ़ा देंगे, आपके सामने बैठ जाएंगे, बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, आपको तो उनको मार्गदर्शन देंगे। मैंने कहा फिर मैं आपको पीछे के रास्ते से गाँव के तालाब की ओर ले जाऊँगा। और मैंने कहा ये पहले से एसपी जी के कैलकुलेशन में नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बुढ़िया की झोपड़ी के पास खटिया पे चारपाई पर बैठना है। क्या बात कर रहे हो एसपी जी, तो झोपड़ी का एक एक खबरा बोले, एक एक उसकी तो ऐसी तैसी कर देंगे। मैंने कहा उनको तो पता नहीं है, उनको खूब आइडिया था। एसपी जी काम ही उनको बैठना है, नेचुरली देखो भी देखेंगे इसमें क्या लगा है, आसपास क्या है, उस घर में झोपड़ी में क्या है। तो बोले ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। मैंने कहा उनको बताया नहीं। मैंने कहा आप चल पड़ेंगे, आप अपनी इच्छा से रुक सकते हैं कि नहीं, उतर सकते हैं कि नहीं। बोले मैं रुक तो जाऊँगा, लेकिन मुझे गाड़ी से नहीं उतरने देंगे। मैंने कहा आपको नहीं उतरने देंगे, आप ये हैं कि वो पीएम की बॉस है। तो हाँ होते होते अल्टीमेटली कुछ अलग कारण से वो नहीं हुआ, लेकिन इतने रिसेप्टिव थे, इतना तक सुनने को सोचने को तैयार थे ये थे। इसलिए ये विश्वविद्यालय मैं चाहूँगा कि थोड़ा अलग होना चाहिए। विश्वविद्यालय तो बहुत है, मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, इधर उधर बहुत देखा है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मेरी असली पढ़ाई विश्वविद्यालय में नहीं हुई। विश्वविद्यालय में हमारा झगड़ा झंझट रहता ही था कि वैसे तो अलग था कि मैकाले की पढ़ाई है, बेकार की पढ़ाई है, काम की पढ़ाई नहीं है, तो अलग इसका हमको जब निकाल दिया तो एक स्टेज है जब हम विनोबा से मिले। विनोबा आचार्य कुल के अध्यक्ष थे और हमारा वाइस चांसलर उस समय कालूलाल शिवाली नाम का आदमी मिनिस्टर रह चुका था, वाइस चांसलर हो गए। हमारा झंझट उससे था, वो आचार्य कुल का अध्यक्ष बन गया, बदमाशी भी कर रहा है और आचार्य कुल का भी अध्यक्ष है। तो विनोबा से विनोबा ने थोड़ा टोक दिया मुझे, पढ़ना है क्या? जी। विनोबा सुनते नहीं थे, लिखना पड़ता था, स्लेट पर रजिस्टर पर लिखना पड़ता था। बोलते थे सूत्र होते, बिल्कुल मंत्र जैसा बोलते थे। पढ़ना है? जी हाँ। पढ़ना है? जी हाँ। हम भी जरा लिख कर देते थे, 3 बार कहना वहाँ पढ़ाई होती है।
धमकी थोड़ा था, हाँ कुछ तो होती है। फिर क्या पढ़ना है जी, उन्होंने उसके गाँव में गाँव। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और उसमें से अगर ये विश्वविद्यालय कुछ लेसन ले सके तो ले। मैं IIT से डॉक्टरेट वगैरह सब करके अपना मैंने डिसाइड किया कि मैं झारखंड में किसी गांव में किसी एरिया में डॉक्टर सेटल करूँगा। और मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मुझे असली गुरु वहाँ मिले, इधर उधर के नहीं, मेरी टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने कुछ काम आयरन स्टील में किया है, प्रोसेस मेट्रोलॉजी में मैंने कुछ काम किया है, उनकी फर्नेसिस में काम किया है। मुझे एक बूढ़ा नगू बाबा मैं तो अशोक, ये अशोक बिरजिया लोग जिनको होम मिनिस्ट्री प्रिवेंटिव ट्रैक कहती है, उनके पास वो हुनर, वो जानकारी, वो समझदारी, वो टेक्नोलॉजी है कि घर के पिछवाड़े में अपने आसपास की मिट्टी को रिफ्रैक्टिव मटेरियल यूज करते हुए 1300-1400 डिग्री का टेम्परेचर फर्नेस में ले लेना, ऐसा चारकोल, ऐसा रिफ्रैक्टिव मटेरियल और लोहे के पत्थर को पिघलाकर इसकी इम्प्योरिटीज को अलग करना, उसमें से शुद्ध लोहा निकालना और उसको फिर स्टील तक ले जाना, उस ढंग का हीट ट्रीट करना मेरे प्रोसेस को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। ये भी फाउंड्री में काम किया है, IIT में तो खैर थोड़ा डिजाइन वगैरह में हम लोग दूसरे काम में लगे थे। हमारी पढ़ाई ये जो हो रही है ना, ये असली कामकाज की पढ़ाई नहीं है, देश की प्रतिभा का बहुत 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 हनन हो रहा है। अगर ये समाज से और परिस्थितियों से जुड़ जाएंगे, चाहे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हों, प्योर साइंस के हों, एप्लाइड एरियाज के हों, अगर ये समाज से जुड़ के, समाज की परिस्थितियों से जुड़ के काम करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। फिर दिन के 12 बजे आप लाइट जला के नहीं बैठ पाओगे। क्राइसिस भी है, क्लाइमेट चेंज भी हम डिस्कस कर लेंगे, दिन के 12 बजे लाइट जला के बैठेंगे। यहाँ तो शुक्र है कि आपने पर्दे नहीं डाले, IIT में तो पर्दे वर्दे भी डालते हैं, बाहर की लाइट ना है, अपनी लाइट दिन के 12 बजे। और पावर क्राइसिस और क्लाइमेट क्राइसिस की हम चर्चा कर लेंगे। ये जो पैराडॉक्स है, ये जो कंट्रडिक्शंस हैं, ये जो बेईमानी और बदतमीजी है, बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के। कुलपति महोदय, मैं उम्मीद करूँगा कि वाजपेयी जी ने जो कहा था, मैं लाया हूँ, लेकिन मैं इसको खोल लिया हूँ। मेरे पास अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण है जो उन्होंने मिलेनियम सेशन था यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल सेशन, जिसको अटल जी ने एड्रेस किया। अगर उस एड्रेस को ही आप अपना मिशन स्टेटमेंट बना लें, तब ध्यान में आएगा कि विकास, अस्थायी विकास क्या होता है। गांव की गरीबी ऐसा, विषमताएं ऐसा, वो टेक्नोलॉजी मानते थे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का दिक्कत क्या है? टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज है, मैं नहीं कर जाती हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी की खूबी भी है, इसमें चॉइसेस हैं। टेक्नोलॉजी आपको ऑप्शन देती है। आपको दिन के 12 बजे अगर थोड़ा प्रकाश चाहिए तो आर्किटेक्ट वो गुप्ता जी बताएंगे कि आपको दिन का प्रकाश नहीं, ये लाइट पैड नहीं जलाएंगे, आप तो दे देंगे। ऑप्शंस हैं, लेकिन सोसाइटी ऑप्शंस चुनती है अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से। और ये वैल्यू सिस्टम और ये प्रायोरिटी आपको मार्केट नहीं देगा, आपको यूरोप नहीं दे सकता। इसके लिए हमको अपनी समझ, अपने तरीके, अपने कोर्सेज, अपनी पेडागोजी अपने ढंग से करना पड़ेगा। क्लासरूम के साथ साथ थोड़ा समाज के साथ इंटरेक्टिव हमारा रास्ता कैसे निकलेगा, रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करेंगे। खाली डिजिटल और इससे नहीं काम करेंगे, ये सपोर्ट ही हो सकता है। टेक्नोलॉजी को इग्नोर ना करें, यूज करें, यूज फॉर ए पर्पस, यूज फॉर योर टारगेट, फॉर योर ऑब्जेक्टिव। डोंट बी
वो आपका इस्तेमाल ना करें। मार्केट आपका मन में ये आएगा क्या कि भाई यहाँ आए थे तो कुछ नई सोच, कुछ नई समझ, या तो हमारा क्राइसिस है। क्राइसिस जरूरी नहीं कि आपके घर के स्तर का, अगर सोसाइटी में क्राइसिस है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, और क्राइसिस है, ये क्राइसिस रियल है। जिस ढंग से हमने रिसोर्सेज के साथ खेल किया है, भगवान ने बहुत कुछ दिया, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जो फिर गांधी बोलकर गए कि प्रकृति में सबका पेट भरने के लिए, लेकिन लालच एक आदमी का पूरा नहीं। अंबानी को तो और चाहिए, अंबानी अडानी को तो आप ठेका दे दीजिए, वो 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स अकेले दोनों लोग करके दिखा देंगे। किसी नीति आयोग की, प्लानिंग कमीशन की किसी की जरूरत नहीं, बिना सरकार के। हाँ, आप उनको दे दीजिए कि पीएमओ आपके हिसाब से चलेगा, सरकार आपके हिसाब से काम करेगी, 2-4 मिलकर आपको 5 ट्रिलियन दे देंगे आपको। तो सवाल है कैसे भी कुछ भी हो जाए, जी नहीं, उसका माध्यम कौन होता है? जब तक सामान्य व्यक्ति, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारा कम पढ़ा लिखा आदमी, ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो दुनिया में इधर उधर कहीं भी जाके कमा लेंगे, लेकिन जो कहीं नहीं जा सकते, जिनको मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं क्या? मुझे पता नहीं, मैं विश्वविद्यालय के लिए शायद एकदम नई बात कह रहा हूँ। आपका तो टारगेट क्लियर है। मैंने कुलपति महोदय से कहा भी, आपने हिंदी में क्या क्या इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, मैं एक बार निगाह डालना चाहूँगा, कौन सी बुक्स हैं, क्या है अपने यहाँ, क्योंकि आपका तो एक सर्टेन मैंडेट है कि आप हिंदी विश्वविद्यालय के रूप में आए हैं और हिंदी में पाठ्यक्रम, हिंदी में, ये भी अपने आप में बहुत कड़ा है, ये अपने आप में बड़ा काम है। लेकिन IITs वाले आपको फॉलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वहाँ तो हमारे जैसे बुद्धू लोग, अनाड़ी लोग कम पहुँचते हैं, ज़्यादा वो पहुँचते। मैंने कहा बात कि मैं थीसिस हिंदी में लिखना चाह रहा हूँ। मैंने सुपरवाइजर को कहा, बोले आप हिंदी में बहुत अच्छा कहते हैं, इंग्लिश में आपको उतना अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने तो मेरी भाषा नहीं है वो, मेरी भाषा मैं गाँव में जहाँ बात करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं तो अपनी भाषा में सोचता हूँ। ये सबके साथ लागू है, सबके साथ लागू है, चीन जापान सबके साथ लागू है। आप अपनी भाषा में हैं तो आप अपनी धरती पर खड़े हैं, आप अपने कमांड में अपने आप में। और ये जो आपने थोपा, मुझे क्या कहा गया वहाँ पर कि नहीं, फिर आपको उसका ऑथेंटिक अप्रूव्ड हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देना पड़ेगा। वो थी कई बार भी जा रही थी, एग्जामिनर्स बाहर के भी होते हैं कि आपको देना पड़ेगा। मैंने इतना फुर्सत तो मुझे नहीं है कि मैं 2 भाषाओं में लिखूँ। अगर यही स्थिति है तो मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, क्योंकि 2 भाषाओं में लिखने का मुझे फुर्सत नहीं था। मैं उस समय कई सारे काम कर रहा था, फील्ड में भी काम कर रहा था। हिंदी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हैं, मध्य प्रदेश में हैं, भोपाल में हैं, ब्रह्मा जी जैसे सपोर्ट सिस्टम हमारे पास में है। तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में हिंदी पना, हिंदुस्तानी पना, इस देश की मिट्टी के साथ जुड़े, माध्यम के साथ साथ इस देश की मिट्टी से भी जुड़े, यहाँ के समाज से जुड़े। अगर कुछ हो सके तो मैं आपके यहाँ बार बार आना चाहूँगा। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर महेश शर्मा जी का।